यस, तो हमने देखा था 3 टाइप के मेटल्स को हमने 3 तरह से हमने कैटेगराइज किया था। ठीक है, तो आपके फर्स्ट थे हाईली रिएक्टिव मेटल्स, सेकंड थे आपके मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स और थर्ड थे आपके लेस रिएक्टिव मेटल्स। हमने कल पढ़ा था कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको प्यूरिफिकेशन करने का एक ही प्रोसेस होता है, सिंपल। उनको हमको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना। और जो भी आपके मेटल्स होते हैं, जो आपके मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होने चाहिए, मोल्टन के फॉर्म में, मोल्टन और के फॉर्म में होने चाहिए, लिक्विड की फॉर्म में होने चाहिए। हम उसको क्या करते थे, हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते। तो एक एक इलेक्ट्रोड पे आपके मेटल्स कनेक्ट हो जाते हैं, दूसरे पे उसके इम्प्योरिटीज चल जाती है। फिर दूसरे थे आपके मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। आपके हाईली रिएक्टिव कौन कौन से थे, सोडियम था, पोटेशियम था, है ना, ये आपके थे। फिर आपके जिंक है, लेड है, टिन है, आयरन है, वो किस में काउंट होते थे, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में। वहां पर आप देखो वो तीन तरह की फॉर्म में मिलते थे, ऑक्साइड की फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में और सल्फाइड की फॉर्म में। ठीक है, अगर और इसमें हमने पढ़ा था कल कि ऑक्साइड्स को कन्वर्ट करना इजी होता है, ऑक्साइड्स को कन्वर्ट करना इजी था बाय रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, पर जो कार्बोनेट्स होते थे, सल्फाइड होते थे, उनको हम डायरेक्टली रिडक्शन नहीं करते थे, हम उसके लिए दो बीच में प्रोसेस लाते थे। तो अगर आपका कार्बोनेट और होता था, हम क्या करते थे, कैल्सिनेशन करते थे। कैल्सिनेशन क्या होता था, हम उसको हीट करते थे बट एब्सेंस ऑफ एयर। तो उससे क्या होता था, वो जो कार्बोनेट था, कार्बोनेट और था, वो किसमें चेंज हो जाता था, वो मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाता था। उसी तरह जो आपके सल्फाइड और होते थे, उसको भी हम हीट करते थे, बट यहाँ पर एयर का प्रेजेंस है, मतलब यहाँ पर एयर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एयर आपका एबसेंट होता है। दोनों प्रोसेस सेम होते थे, हीटिंग का फर्क, हीटिंग करते हैं बट एक में एयर प्रेजेंट होता है, एक में एयर एबसेंट होता है। इससे भी हमको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। उसके बाद हम क्या करते थे, इसको रिड्यूस करते थे, या तो कार्बन से या एल्यूमिनियम से। कार्बन को क्यों यूज करते थे, वो ज्यादा चीप होता है, उसको यूज करना बहुत ईजी है, उसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। एल्यूमिनियम थोड़ा कॉस्टली होता है, पर कई बार जहाँ पर कार्बन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता, वहां पर हम लोग एल्यूमिनियम यूज किया करते थे। उसके बाद भी जो मेटल हमको मिलता था, वो उसमें थोड़ी इंप्योरिटीज फिर भी बाकी रहती थी, उसको हम रिफाइनिंग करते थे बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। और आपका लास्ट वाला था लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो यहाँ पर हमने देखे थे मैक्सिमम आपके सल्फाइड और होते थे, उनको हम रोस्टिंग करते थे, मेटल ऑक्साइड बनता था, उसको हम प्योर करते थे और उसको जस्ट हमको हीट करना पड़ता है। यहाँ पर आपको केवल हीटिंग करना है, यहाँ पर आपको रिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको केवल क्या करना है, हीटिंग करना है, और उसके बाद आप रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, आपको प्योर मेटल मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं हम क्या देखते थे कि एनवायरमेंट में तो सारे कैसे प्योर होते हैं, हमको उसको प्योरिटी के स्टेज पर लाना है। अभी देखो हमने पढ़ा है कि कुछ मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, मेटल रिएक्टिव का मतलब ये है, अगर बाहर एटमोस्फेयर है, एयर है, एयर में ऑक्सीजन है, या बाहर अगर एयर मॉइस्चर वाली है तो उसमें वाटर कंटेंट भी होगा। तो हमने मेटल्स में रिएक्शन पढ़ी थी, अगर ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनाता है, ऑक्साइड बन जाते हैं। अगर वो वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएंगे। तो जो मेटल्स होते हैं जो काफी रिएक्टिव होते हैं, अगर उनको आप एनवायरमेंट में ऐसे छोड़ दोगे मेटल्स को, तो क्या होगा, स्लोली स्लोली क्या करते हैं, वो एनवायरमेंट से रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं। और वो रिएक्ट का सबसे जो पहला असर कहाँ पर दिखाई देता है, सबसे ज्यादा असर उसको दिखाई देता है उसके सरफेस पे, है ना। अगर कोई मेटल्स अगर रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले उसको कहाँ दिखाई देगा, उसके सरफेस पे दिखाई देगा। क्या असर दिखाई देगा, या तो वहां पर उसके ऑक्साइड बन जाएंगे, यहाँ पर उसका हाइड्रोक्साइड बनना स्टार्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, उसकी साइनेस चली जाती है ना, उसमें रफनेस है। मेटल नॉर्मली शाइनिंग सरफेस होता है, उसका शाइन चला जाता है। मेटल्स नॉर्मली स्मूथ होते हैं, उसमें रफनेस आ जाता है। मेटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो वीक हो जाते हैं, पोरस हो जाते हैं। इन सब चीजों से क्या होता है, मेटल्स अपना प्रॉपर्टी लूज करना स्टार्ट कर देता है। तो हमको इन सब चीजों को अवॉइड करना बहुत जरूरी होता है। तो जो मेटल्स होते हैं बहुत रिएक्टिव होते हैं, जो आसपास का एनवायरनमेंट है, एयर है, वाटर है, ये इसके साथ रिएक्ट करता है। और एयर में मतलब मॉइस्चर अगर ज्यादा प्रेजेंट हो तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाती है। इससे क्या होता है, एक मिनट को जस्ट मैं रील्स निकाल देता हूँ। yes. तो जो कंपाउंड्स, ये जो ऊपर कंपाउंड बनेंगे, कौन से कंपाउंड, ऑक्साइड बनेंगे या हाइड्रोक्साइड बनेंगे, या क्या करते हैं, ये मेटल को टर्निश करते हैं, उसकी मतलब उसके ऊपर का सरफेस को क्या कर देते हैं, डल कर देते हैं। तो मेटल अपीयर डल। और क्या होता है, जब ये डल होते हैं साथ में पोरस कर देते हैं, इसमें छोटे 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 से पोरस, मतलब एक छेद होने लग जाते हैं। और क्या होता है, धीरे धीरे वो मेटल जो उसका मतलब उसका स्ट्रेंथ था, उसका स्ट्रेंथ वीक हो जाता है, और ये भुरभुरा होता है, मतलब एकदम
छोटे छोटे पार्ट्स में, पार्टिकल्स में लेके ये जमीन पर गिरता जाता है। और ये कब तक चलता रहता है? जब तक उसको एयर वाटर मिल जाता है। कब तक चलता है? जब तक पूरा मेटल आपका जो एकदम सॉलिड मेटल होता है, एकदम छोटे छोटे पापड़, आपने पापड़ खाए ना, पापड़ की जैसे रोटी होती है, रोटी थोड़ी मजबूत होती है, पापड़ कैसा होता है? एकदम पतला पतला, हाथ लगाओगे तो टूट जाएगा, है ना। आपने कभी देखा होगा आयरन को जब रस्ट लग जाता है और उसके ऊपर एक पपड़ी जम जाती है, एक लेयर आ जाती है, उसको आप हाथ से तोड़ोगे तो टूट जाती है। नॉर्मली मेटल स्ट्रॉन्ग होता है, पर जब वो रस्टिंग हो जाता है वो अपनी स्ट्रेंथ खो देता है। नॉर्मली क्या होता है? द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर ग्रेजुअली ईट अप द वॉल मेटल, पूरा का पूरा मेटल खराब हो जाता है। और स्पेशली इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पर आपके गैसेस वगैरह होती है, एसिडिक गैस होती है, वो जब मिक्स होते हैं वाटर के साथ तो क्या होता है? एसिडिक रेन होती है ना। आप देखो एसिड रेन का कॉन्सेप्ट यही से आता है, जो एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जब ऊपर जाता है तो क्लाउड के साथ मिलते हैं, वहां से एसिड के फॉर्म में आता है। ये एसिड भी क्या करता है? मेटल्स को प्रोटेक्ट करता है। तो देखो मेटल्स के तीन दुश्मन है। कौन कौन से दुश्मन है? ऑक्सीजन इसका दुश्मन है, और कौन दुश्मन है? वाटर इसका दुश्मन है, और इसका दुश्मन कौन सा है? एसिड्स। ये तीनों इसको दुश्मन है। अगर मेटल जो काफी हाईली रिएक्टिव हो या मॉडरेटली रिएक्टिव हो, खासकर आपके आपके सोडियम से लेके आयरन तक जितने भी होते हैं, लेड वगैरह भी मिला लो, ये जितने भी रिएक्टिव होते हैं, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन एसिड से रिएक्ट करते हैं और कुछ न कुछ पक्का बनाते हैं। अब हम डे टू डे लाइफ में आयरन यूज करते हैं, हम सिल्वर यूज करते हैं, हम एल्युमिनियम यूज करते हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि इनके ऊपर इसका क्या फर्क पड़ता है। तो हमने देखा है जब भी आप किसी आयरन ऑब्जेक्ट को, जैसे आपकी कई बार आप बचपन में साइकिल चलाते, साइकिल को आप बारिश में से छोड़ दो और आपकी जो खासकर चेन होती है, ठीक है, उसको 6 महीने तक छुओ मत, तो आप देखोगे साइकिल का जो लोहा होता है, आयरन होता है पार्ट, उसके ऊपर हल्का हल्का ब्राउनिश ले रहा है। आपके लोहे के गेट जो होते हैं घर वाले, अगर आपने उनको भी अगर ठीक टाइम पे अगर उसको पॉलिश वगैरह नहीं किया, उसका अगर पेंट उतर जाता है तो देखो वो भी रस्टिंग के अंदर आता है। तो जब आयरन को आप डैम्प एयर में पुट कर देते, मतलब एयर वहां पर जहाँ पर थोड़ा वाटर पार्टिकल्स अवेलेबल हो, तो एक रेड ब्राउन करके उसके ऊपर एक सरफेस बन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं, जिस कॉल्ड एज रेस्टिंग ऑफ आयरन। अब इसमें होता क्या है? आयरन मेटल कंबाइन करता है, किसके कंबाइन करता है? ऑक्सीजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या बन जाता है? हाइड्रेटेड आयरन, जिसको हम क्या कहते हैं? Fe2O3.XH2O। एक्स यहाँ पर क्या? नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने भी हो सकते हैं, मतलब पानी का प्रेजेंस कितना भी होगा उसको फर्क नहीं पड़ता है। ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 1 सेकेंड, कुछ बच्चे बाहर घूम रहे हैं, उनको बाहर घूमने दिया जाए, उनका भी बाहर घूमने दिया जाए। आज उन्होंने लेट ज्वाइन किया है तो उनका बाहर छुट्टी पे रखेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों को लेट आने की आदत पड़ गई है तो क्या करें। 1 सेकेंड, चलो उनको तो कृपा कर देता हूँ, उनको मीटिंग में अंदर ले लेते हैं। यस, तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, और इसी को हम रेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो रेस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ओके, अब इसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि भाई किसी आयरन पीस को रेस्ट लगेगा रहेगा? तो दो कंडीशन होनी इंपॉर्टेंट है, एयर होना चाहिए और मॉइस्चर होना चाहिए। अगर किसी भी जगह ये दो कंडीशंस अवेलेबल होंगी तो क्या होगा कि उस आयरन को रस्टिंग होगा ही होगा। तो हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ऐसा एक सेटअप है। आपकी ये 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, इसमें आपके ये आयरन की नेल है, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या है? केवल एयर प्रेजेंट है, ओनली एयर। पर एयर कैसी है? जिसमें मॉइस्चर नहीं है। हमने इसमें मॉइस्चर कैसे निकाला? हमने वहां पर रख दिया कैल्शियम क्लोराइड। ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करने वाला है? इस एयर के अंदर जो भी वाटर पार्टिकल होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एयर एकदम ड्राई हो जाती है। एयर कैसी होती है? एकदम ड्राई एयर हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको हमने क्या किया? 1 वीक के लिए इसको ऑब्जर्वेशन पे छोड़ दिया। एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें एक आयरन नेड डाल दिया, उसमें थोड़े नीचे कैल्शियम कार्बोनेट करके हमने कंपाउंड उसमें डाल दिया। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा? आपके एयर में से वाटर पार्टिकल्स को हटा देगा, ठीक है। दूसरा, आप इसमें ये जो पानी है इसको क्या करो? बॉइल्ड कर दो। बॉइलिंग से क्या होता है? उसमें से एयर निकल जाती है। और क्या करो? उसके ऊपर ऑयल का लेयर बना दो ताकि इसमें फिर से एयर एंटर ना करे। हमने क्या किया? एक लेयर का एयर बना दिया। अब जो अंदर वाटर है वो वाटर कैसा है? जिसके अंदर एयर प्रेजेंट नहीं है। इसको भी हम 1 वीक के लिए ऐसा छोड़ देते हैं। और थर्ड वाला आपका टेस्ट ट्यूब कैसा है? जिसमें आधा पानी है और आधा एयर है। तो अगर हम 1 वीक के बाद अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसमें नो रेस्ट,
इसमें भी नो रस्ट, और इसमें रस्ट होगा ही होगा। तो आयरन को रस्टिंग होने के लिए दोनों चीज रिक्वायर्ड होती है, एयर भी चाहिए प्लस वाटर चाहिए। अगर ये दोनों फेवरेबल कंडीशन उसको मिल गई तभी आपका आयरन रस्ट होगा। देखो राजस्थान में आप देखोगे, राजस्थान में अगर ड्राई वेदर है वहां पर रस्टिंग का फिनोमेना कम होता है, जबकि अगर ईस्ट की तरफ जाओगे, साउथ की, जहाँ पर बारिश का मौसम ज्यादा होता है, बारिश ज्यादा होती है, वहां पर आप देखोगे आयरन को रस्ट ज्यादा होता है। तो अगर आप एक वीक तक अगर आप ऑब्जर्व करोगे, एक वीक के बाद, तो फर्स्ट केस में, सेकंड केस में कोई भी रस्ट नहीं होगा, लेकिन थर्ड वाले जो एयर लेयर होगा उसमें एक रेड ब्राउनिश करके लेयर बनती जाएगी। वो आप आराम से आप घर पे भी कभी देखो, घर में अगर कोई नेल वगैरह आपके पास है, घर में अगर आपके पास कोई नेल वगैरह है, कील वगैरह है, अगर आप उसको ऐसे रख के छोड़ दोगे, आप उसको कुछ दिन बाद ऑब्जर्व करना। अगर आप उसको कुछ दिन बाद ऑब्जर्व करो, क्या होगा, उसके ऊपर हल्की हल्की ब्राउनिश लेयर आएगा। ठीक है, अंडरस्टूड यहाँ तक? किसी को कोई डाउट यहाँ तक तो पूछ सकते हो आप लोग। एनी डाउट टिल हियर? चलो गुड। अब हमको मालूम भाई हमारे नेचर में एयर भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है। अब समस्या क्या होगी भाई, हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसको बचाना भी है। ठीक है, क्योंकि आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में आयरन को यूज करते ही करते हैं। अब कुछ ना कुछ मेथड हमको यूज करने पड़ते हैं जिससे हम इस रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका होता है पेंट करने का। सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, पेंट करने का। मार्केट में पेंट मिलता है, आप उस पेंट को लो, अपने आयरन सरफेस के ऊपर उसको कोटिंग कर दो। तो जब तक उसके ऊपर पेंट का कोटिंग रहेगा तब तक वो कभी भी रेस्टिंग नहीं होता। इसलिए आप देखो, आपके जितने लोहे के आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर पेंट होता है। समझे? जैसा भी कलर का पेंट चाहिए, मार्केट में सारे पेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो आपकी अगर विंडोज है, आपकी रेलिंग्स है, आपका कोई फर्नीचर वर्क है, आयरन पाइप्स है, आयरन ब्रिजेस है, रेलवे कोच, कहीं भी आप देखो, इनको ऊपर पेंट किया जाता है। पेंट करने से क्या होता है, ये प्रोटेक्ट है। पेंट अब क्या करता है, इसका ये पेंट एक बैरियर बैरियर का काम करता है, जो आयरन मेटल को डायरेक्ट एटमोसफेयर के कांटेक्ट में आने से बचा लेता है। तो फर्स्ट मेथड क्या हो गया, पेंट करना। सेकंड मेथड आपका ग्रीस करना है, ऑयलिंग करना। जैसे आप देखो, आपकी जो साइकिल की चेन होती है, आपकी साइकिल की चेन में देखो आप ऑयलिंग करते हो, है ना। गाड़ी के जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं वहां पर याद देखो ग्रीसिंग की जाती है ना, मोस्टली ब्लैक। हाँ, पेंट आप कोई भी कर सकते हो। पेंट का सिंपल ब्लैक कलर करना है। अगर आपका बाइसिकल का कलर रेड है, उसको आप रेड कलर करो। तो ग्रीस और ऑयल भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आपके जितने मैकेनिकल टूल्स होते हैं, टूल्स होती है, मशीन्स होती है, वहां पर क्या उनको ग्रीसिंग किया जाता है। इससे क्या होता है, ऑयल क्या करता है, एक तरह से ग्रीस कैसा है, ऑयली पार्टिकल। ऑयल क्या करता है, आपके इसका जो, ये एक बैरियर का काम करता है। इसके लिए मेटल्स और एटमोसफेयर के अगेंस्ट में बैरियर का काम करता है। थर्ड आपका होता है इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन वर्ड को ध्यान रखना, जिंक के साथ होता है। ठीक, नॉर्मली इसमें क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल। फर्स्ट केस में क्या करें, पेंट कर रहे हैं। सेकंड में केस में क्या करें, ऑयल की लेयर लगा। इसका मतलब मेटल और एटमोसफेयर के बीच में एक लेयर क्रिएट कर। वो लेयर पेंट की भी हो सकती है, वो लेयर ऑयल की भी हो सकती है, वो लेयर ग्रीस की भी हो सकती है, वो लेयर किसी दूसरे मेटल की भी हो सकती है। तो गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी आयरन पार्टिकल के ऊपर हम एक जिंक का थिन लेयर बनाएंगे। ठीक है, अभी जो होता क्या है, जिंक जो है रिएक्टिव है, वो जैसी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। अब जिंक ऑक्साइड बनने के बाद क्या होता है, अब वो एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना बंद करता है। आयरन के केस में ऐसा नहीं होता। आयरन के केस में क्या होता है, वो रस्टिंग अंदर जाती जाएगी, जाती जाएगी, जाती जाएगी, और पूरे मेटल को खत्म कर देगी, पूरे आयरन को खत्म कर देगी। पर जिंक के केस में ऐसा नहीं होता। जिंक रिएक्टिव होता है, लेकिन जैसी एयर के साथ जिंक करता है तो जिंक ऑक्साइड का एक मोटा लेयर ऊपर बन जाता है, एक थिक लेयर बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो जिंक आपका इसके साथ एटमोसफेयर के साथ और ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, और जो आपका आयरन है वो फर्दर कोरोड नहीं होता। इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। कभी कभी 1 या 2 मार्क्स में ये प्रोसेस पूछा जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन इज डन बाय डिपिंग एन आयरन ऑब्जेक्ट इन द मोल्टन जिंक मेटल। आप देखो, आपकी जो बाल्टी होती है, कभी अपने बाल्टी होगी घर में से, अपने सिल्वर कलर की अपने बाल्टी देखी होगी, इसके ऊपर क्या है कि कोटेड जिंक, इसके ऊपर जिंक का कोटिंग किया हुआ है। इस हम जो पूरा मेटल होता है उसको क्या करते हैं, मोल्टन जिंक में डुबो देते हैं, तो उसके ऊपर एक फाइन लेयर बन जाती है। ठीक है, फाइन लेयर बन जाती है। तो आपके बकेट्स हैं, ड्रम्स हैं, डस्टबिन है, रूफ की शेड है, जहां भी आपको सिल्वर कलर दिख जाए ऐसा, जिंक जैसा, तो समझो उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन किया हुआ है। ये आपका थर्ड हो गया। और आप क्या कर सकते हो,
आयरन के ऊपर आप टिन टिन की कोटिंग भी कर सकते हो, आप क्रोमियम की कोटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों इसको कोरोजन से बचाते हैं। ठीक है, मैंने थिन लेयर ऑफ टिन मेटल is deposited on the iron or steel object by electroplating, then the iron and steel metal protected from the rusting। ठीक है, आपके जो टिफिन बॉक्सेस होते हैं जो स्टील के बने होते हैं उनके ऊपर निकल का पेंट होता है, निकल कोटेड होता है, ये अंदर से भी और बाहर से भी। अब जो निकल होता है ये हार्मफुल नहीं होता, टिन और निकल आप दोनों को यूज करते हो इसमें, ये नॉन पॉइजनस होता है और ये फूड को कंटेमिनेट नहीं करता। आप देखो वो अंदर लोहे का होता है, लोहे में अपन आयरन लोहे में आयरन में अपन क्या ऐड करते हैं, कार्बन, तो क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आपके जो घरों के वाटर टेप आते हैं उसमें क्रोमियम का पेटिंग होता है। आजकल तो प्लास्टिक के ना लाने लगे हैं, पहले जो लोहे की पाइप्स आती थी उसमें हम टिन या क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं। आपके साइकिल की जो हैंडल्स होते हैं, कार के जो बम्पर्स होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर टिन या क्रोमियम की लेयर होती है, इससे एक तो शाइनिंग सरफेस बढ़ जाता है। और आपका फिफ्थ पॉइंट है कि आप उसको क्या करो, उसको एलॉय बना दो। हमने फर्स्ट में क्या किया था, पेंट किया था, सेकंड में क्या किया, ग्रीस और ऑयलिंग किया, थर्ड में क्या किया, जिंक का कोटिंग कर दिया, फोर्थ टीन या क्रोमियम से उसको हमने लेयर से ढक दिया। फिफ्थ मेथड होता है आप आयरन को आयरन की तरह यूज मत करो, उसको आप क्या कर दो, उसको आप एलॉय बना दो, उसको आप एलॉय बना दो, या तो आप उसको स्टील बना दो या आपको या उसको स्टेनलेस स्टील बना दो। ठीक है, अब जो इसको आप एलॉय बनाओगे तो इसका एक तो स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, दूसरा जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें ज्यादा रस्टिंग नहीं होता। ठीक है, तो आयरन को क्या किया जाता है, इसको आगे पढ़ेंगे, आयरन को हम क्रोमियम और निकल के साथ मिक्स कर देते हैं मोल्टन स्टेट में। ठीक है, तीनों को मोल्टन स्टेट में एक पर्टिकुलर रेशो मिला दिया जाता है, जैसा भेल बनाते हो ना, उसमें आपका मुरमुरा भी होता है, नमकीन भी होती है, टमाटर भी होता है, तो आपने क्या किया, उसको सबको मिक्स कर दिया। ठीक है, तो एलॉयज में क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को मोल्टन स्टेट में मिक्स कर देते हैं। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है ये रस्टिंग नहीं होता। जैसे आप घर के काफी सारे यूटेंसिल्स आप देखोगे, आपके यूटेंसिल्स, चाकू, कैंची वगैरह, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सब स्टेनलेस स्टील से बनता है और ये रस्ट नहीं होता। ठीक है जी, कोई डाउट यहाँ तक किसी को, आयरन के कोरोजन में, रस्टिंग में कोई आप पूछना था पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आयरन के बाद जो सेकंड मोस्ट मेटल होता है जो घर में डे टू डे यूज करते हो, आपका होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम देखो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, देखा जाता है ना। तो आप अगर एल्यूमिनियम वेसल्स को देखोगे, थोड़े समय बाद अपनी साइन यूज कर देते हो, डल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है किस साथ, एल्यूमिनियम के साथ। मैंने पहले पढ़ा था कि एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है तो क्या बना जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। तो ये लेयर कैसी, तो डल होती है, एकदम डल डल दिखाई देता है। ठीक है, अब आपका एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा है। इसलिए जब फ्रेश एल्यूमिनियम मेटल कोरोड होना स्टार्ट होता है, ये बहुत जल्दी कोरोड होना स्टार्ट होता है, इससे क्या होता है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर आया। ठीक है, आयरन, एक आयरन में एक परेशानी क्या होती है, आयरन में क्या होता है, वो एक बार कोरोड होना स्टार्ट हुआ ना, वो होते चला जाता होते चला, वो होता क्या है, उसके ऊपर जो ये लेयर बनती है Fe2O3, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ये बहुत भुरभुरी होती है, एकदम हल्की हल्की होती है, इसको आप हाथ से भी अगर झाड़ दोगे ना, झड़ जाता है। लेकिन जिंक ऑक्साइड होगा या एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, ये जो लेयर बनती है ये स्ट्रॉन्ग बनती है, टफ बनती है। इससे क्या होता है, जब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर इसके ऊपर बन जाता है, फिर अंदर कोरोजन नहीं करने, ये लेयर काफी टफ होती है, फिर ऊपर ऊपर कोरोजन जितना होना तो हो गया, वो अंदर तक पास ऑन नहीं करता। तो ये इनके पास खुद का मेथड है कि अपने आप को रोक सकते हैं। आयरन के पास ये खासियत नहीं है, आयरन एक बार उसके ऊपर रेस्ट लगना स्टार्ट हो गया ना, तो फिर वो उसको अंदर तक खाता चला है। उसको बचाने का तरीका है, अगर आपको लगा रेस्ट हो रहा है, उसके ऊपर पेंट मार दो तुरंत। अगर आपकी साइकिल खराब हो रही है, पेंट मार दीजिए। बाइक का आपको कोई कल पूजा खराब हो रहा है, जो लोहे का है, देखो जो बाइक का स्टैंड होता है, अब कभी ध्यान से देखो, बाइक का जो स्टैंड होता है, स्कूटी का जो स्टैंड होता है, वो नॉर्मली लोहे का ही होता है, वो एसएस का भी नहीं होता, लोहे का ही, उसको ब्लैक पेंट मारा जाता है। समय के साथ क्या होता है, उसको पेंट उतर जाता है, जैसे ही पेंट उतरता है उसके ऊपर वाटर पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल एक्ट करना स्टार्ट करते हैं, वो रस्टिंग होता है, तो कई बार वो टूट भी जाता है, तो आपको फिर नया बिठाना पड़ता है। ठीक है, जबकि एल्यूमिनियम में ऐसा नहीं होता, एक बार इसके ऊपर लेयर बन गया ना, फिर इसको बार बार डिस्टर्बेंस नहीं होता। ठीक है, एल्यूमिनियम आर्टिकल्स आर नॉट अटैक्ड बाय एयर एंड वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड एयर। इसलिए हम एल्यूमिनियम को जब यूज करते हैं ना, उसके ऊपर हमेशा प्रोटेक्टिव लेयर रहती है। ठीक है, यस, ओके। अगर हम इस लेयर को बड़ा कर दें,
अगर हम इस लेयर को बड़ा कर दें, इसको कहते हैं एनोडाइजिंग। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, अगर आप इसका लेयर का थिकनेस बढ़ा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर है, अगर आप इसका थिकनेस बढ़ा तो इसको कहते हैं एनोडाइजिंग। ठीक है, तो द लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट कैन बी मेड थिकर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या था, हम उसमें उसमें एल्युमिनियम का जो है, एक एल्युमिनियम मेटल लेते हैं, उसको हम किसी उसमें डालते हैं, ऐसे उसमें एक सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं। इससे क्या होता है, जो एल्युमिनियम मेटल होता है उसके ऊपर, जैसे आपका ये है, सॉरी, हाँ, जैसे आपको कोई ये रहेगा ना, सॉल्ट रहेगा, वहां से जो ऑक्सीजन गैस निकलेगी वो एल्युमिनियम के साथ कंबाइन करेगी और क्या बनाएगी, एल्युमिनियम ऑक्साइड। आपका जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्ट है ना आपका, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑक्सीजन जब आपका लिबरेट होता है, वो क्या करता है, वो एनोड पे जाता है, और एल्युमिनियम जो ऑब्जेक्ट होता है ये उसको जमना स्टार्ट हो जाता है, और क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो आपको जितना मोटा करना है, आप उसको उतना मोटा कर सकते हो उस लेयर को, और जितना आपको नहीं चाहिए उसका आप प्रोसेस को बंद कर सकते हो। तो आप क्या करते हो नॉर्मली, जैसे आपने क्या किया, ये आपका सॉल्ट, ये आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है, H2SO4 है, ये आपका एल्युमिनियम मेटल होगा जिसको आपको करना है। ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया ना, यहाँ पर आपका ठीक है। जब आप इसमें बैटरी कनेक्ट करते हो, प्लस माइनस, ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। ये आपका क्या है, H2SO4, ये आपका क्या है, H2SO4। तो जब आप इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है और इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। ये क्या बन जाता है, Al2O3। और इसके ऊपर जितना आप लेयर चाहते हो, जितना आप इसका मोटा रखना चाहते हो, उसको मोटा आप कर सकते हो। इसका दूसरा खासियत क्या होता है, आप इसको कलरिंग भी कर सकते हो। आपको जो कलर चाहिए, आप एल्युमिनियम मेटल्स का वैसा उसमें कवरिंग आप दे सकते हो। सो 1 सेकेंड सर, स्क्रीन रुक गया है। वन सेकेंड, 1 सेकेंड। यस, तो आपकी जो एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक प्रेशर कुकर, कुकिंग यूटेंसिल्स, विंडो पेन, विंडो फ्रेम्स, आप इनको क्या कर सकते हो, इनके ऊपर मोटा लेयर भी आप क्रिएट कर सकते हो, और अगर आप इसको कलर भी देना चाहते हो तो इसको डाई करके आप इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हो। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? एनी डाउट टिल हियर? थर्ड आपका है कोरोजन ऑफ कॉपर। तो एल्यूमिनियम के जो उसका जो दूसरा मेटल ज्यादा यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉपर। तो कॉपर ऑब्जेक्ट भी थोड़े समय बाद अपनी शाइन लूज कर देता है, और क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड लेयर बनता है। ठीक है, ये नॉर्मली कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। आपने घर में भी कई बार बर्तन देखे होंगे, वो हल्के हल्के जो आपके कॉपर के मेटल्स होते हैं, वो समय के साथ उनके ऊपर एक ग्रीन लेयर आया। ठीक है, तो कॉपर रिएक्ट स्लोली with carbon dioxide present in the air and water to form a green coating of basic copper carbonate। उन दोनों में क्या बन रहा है, ऑक्साइड बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, कॉपर कार्बोनेट बन रहा है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रीन कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट कोरोडेड। अब इस ग्रीन को, जो ग्रीन कोटिंग होती है, इट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, क्योंकि दोनों से रिएक्ट कर रहा है। तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, दूसरा ये H2O से रिएक्ट करता है। कौन रिएक्ट करता है, आपका कॉपर। क्या क्या बना रहा है आपका, कॉपर कार्बोनेट, और दूसरा कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये दोनों का कंबाइंड लेयर बनता है इसके ऊपर। ठीक है, और कॉपर आपका वेरी लो होता है इलेक्ट्रिक सीरीज में, इसलिए ये रिएक्शन बहुत स्लोली होती है, ये एक दिन में नहीं होती है। ठीक है, ये धीरे धीरे चलती है, हल्की हल्की ग्रीन लेयर आती है। इसको साफ करने का तरीका क्या होता है, आप इसको डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन से आप इसको साफ कर सकते हो। आप देखो घरों में आपके पास अगर कॉपर के कोई बर्तन होते हैं, ठीक है, आपकी आई क्या करती है, उसको नींबू के जूस होता है, नींबू का रस, उससे साफ करती है।
नींबू के रस से क्यों साफ करते हैं? उसमें क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपकी आई क्या करती है, उस जब नींबू के रस से उसको रगड़ती है, उसका एसिड क्या करता है, ये एसिड क्या करता है, उसके ग्रीन कलर को डिसॉल्व कर देता है और वापस से वो शाइन करना स्टार्ट कर देता है, इट विल बी शाइनिंग एंड रेड ब्राउन अगेन। खासकर जो पूजा के बर्तन होते हैं आपके आपके जो पूजा के बर्तन बर्तन होते हैं, आप उनको यूज करते हो नॉर्मली, ठीक है। फिर आपका लास्ट है कोरोजन ऑफ द सिल्वर। नॉर्मली सिल्वर रिएक्ट नहीं करता, आप सबको मालूम है कि सिल्वर काफी अनरिएक्टिव होता है। स्टिल आपने क्या देखा है, अब नॉर्मली सिल्वर क्या होता है, आपका सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट ये क्या करता है, ये सल्फर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। सल्फर भी काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या करते हैं, एक दिन में खराब नहीं होता। कभी आपके घर पे जो सिल्वर आर्टिकल्स होते हैं, सिल्वर के गहने होते हैं, ज्वेलरी होती है, आप देखो समय के साथ वो थोड़े थोड़े डल हो जाते हैं और समय के साथ ब्राउनिश हो जाते हैं। जो पुराने जमाने के कॉइन्स अगर आप देखोगे, ठीक है, उसमें थोड़ा सिल्वर पार्ट होता था, वो थोड़े थोड़े ब्लैक पड़ जाता है। ऐसा होता क्या है कि समय के साथ क्या होता है, जो एटमोस्फेयर में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है, एयर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये सिल्वर के साथ रिएक्ट कर जाता है, बहुत धीरे धीरे, एकदम रिएक्ट नहीं करता, कई कई महीने कई साल लग जाते हैं। रिएक्ट करके क्या बनाता है, एजीएस, आपका सिल्वर क्लोराइड बना देता है, सिल्वर सल्फाइड बना देता है। और सिल्वर सल्फाइड जो होता है, उसका नॉर्मली जो कलर होता है ब्लैक होता है। तो सल्फर को सिल्वर को नुकसान नहीं पहुंचता, बट एक हल्की सी ब्लैक लेयर आती है, वो ब्लैक लेयर किसकी है, सिल्वर सल्फाइड की। इससे उसका क्या होता है, शाइनिंग उसका चला जाता है। अब वापिस से फिर किस बात जाते हैं, ज्वेलरी वाले शॉप के पास जाते हैं, वो क्या करता है, उसको धो देता है, मतलब उसको साफ करता है किसी एसिड से, उसका लेयर क्लीन हो जाता है, ठीक है। ये आपका सिल्वर का हो गया। गोल्ड और प्लेटिनियम के केस में भी आप देखो, नॉर्मली गोल्ड और प्लेटिनियम ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, तो इनको पर ज्यादा नहीं, बट गोल्ड क्या होता है, गोल्ड अपना शाइन खो देता है, ठीक है। ये भी वही है, शिव अपना शाइन खो देते, ये रिएक्ट नहीं करते, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, ये कोरोड नहीं होते। कोरोड का मतलब क्या है कि इनका ऊपर का लेयर नष्ट हो जाता है, इनकी साइनेस चली जाती है और मेटल अपना स्ट्रेंथ लूज कर देता है। तो गोल्ड फिर वो अपना स्ट्रेंथ लूज नहीं करते, केवल अपना साइनेस लूज करते, ठीक है। अगर आप गोल्ड को देखोगे कई दिनों बाद, अगर आप देखते हो आपके जो गहने वगैरह होते हैं, वो थोड़े डल पड़ जाते हैं, फिर आप क्या करते हो, ज्वेलरी शॉप के पास जाते हो, वो उसको फिर से आपको पॉलिश कर देता है और फिर से वो नई जैसे दिखने लगता है। गोल्ड किसमें डिसॉल्व करता था, मैंने आपको क्या बताया था, गोल्ड किसमें डिसॉल्व होता है, किसी को याद है, हम क्या यूज करते थे, गोल्ड उसमें डिसॉल्व हो जाता था। गुड, वेरी गुड, एक्वारेजिया, यस। एक्वारेजिया में क्या क्या होता था, कौन से दो एसिड होते हैं एक्वारेजिया में, देखिए आपको याद है, भूल गए हो, बताइए बताइए, एक्वारेजिया में कौन से दो एसिड होते थे, गूगल नहीं करना, याद करना है। नाइट्रिक एसिड, गुड, और दूसरा HCl, वेरी गुड। ये रेशियो क्या क्या होता था, HCl और नाइट्रिक एसिड का रेशियो क्या होता है, HCl:HNO3, दोनों का रेशियो क्या होता है, याद आया किसी को रेशियो, अभी याद आया, हर्षदा को याद है, चलो गुड, ऐसे पीछे की चीज भी आपको याद, यस। तो एक्वारियस क्या करता था, उसको मेल्ट कर देता था। तो जब क्लीनिंग करते हो, गोल्ड की जब शाइनिंग चली आती है, तो क्लीनिंग क्या करते हैं, हम इसको एक्वारेजिया से उसको एक्वारेजिया में डालते हैं, उसके ऊपर को जो इसके ऊपर जो भी उसका दिक्कत हुआ था, मतलब इसमें जो इसको कोरोजन तो नहीं कह सकते, उसका साइनेस चला गया था, वो इसकी वजह से उसका अपन इसका साइनेस वापस ला सकते हैं।
और प्लेटिनियम तो आपका ऐसा मेटल जो रिएक्टिव होता ही नहीं है, इसका तो वैसे भी शाइन नहीं जाता है, तो आपको याद है। चलिए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे आपको मैं शीट भेज दिया था। चलिए फर्स्ट का आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। आपके घर पे आयरन का बर्तन है, फ्राइंग पैन है, उसको रस्ट नहीं करना है, तो आप इसमें क्या करोगे? सोचो, आराम से सोच के देखो। अप्लाई ग्रीस, अप्लाई पेंट, अप्लाई कोट ऑफ जिंक और ऑल ऑफ दीज। चलो सब लोग रिप्लाई करो, सोचो सोचो भी सोचो, सोचना बहुत जरूरी होता है। दे दिया सबने जवाब? और कोई किसी का जवाब बाकी? ए बी सी डी में से कुछ? मैक्सिमम लोगों ने डी रिप्लाई किया है, कुछ ने सी रिप्लाई किया है, कोई ए और बी वाला नहीं है? ओके गुड। देखो लॉजिकली सोचो, हम आयरन फ्राइंग पैन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कहां पर यूज होने वाला है? किचन में। ठीक है, अगर आपने किचन में वाले बर्तन पे ग्रीस अप्लाई कर दिया तो क्या उसमें बना खाना खाओगे आप? डोसा खाओगे उसका? नहीं खाओगे। पेंट लगा दिया, दूसरा चीज, पेंट अगर आपने उसके ऊपर कर दिया तो क्या होगा? पेंट को आप गर्म करो, पेंट उतर जाता है, इसका मतलब पेंट भी वहां पर काम नहीं आएगा। तो थर्ड इज द राइट आंसर, अप्लाई ए कोट ऑफ जिंक। देखो आयरन के लिए तीनों यूजफुल है, पर खाना डिपेंड करता है उसका एप्लीकेशन कहाँ है। हम इसको कहाँ यूज कर रहे हैं? किचन में यूज कर रहे हैं, तो किचन में उसके ऊपर ग्रीस नहीं लगाना चाहिए, ऑयल भी लगा नहीं होना चाहिए, पेंट नहीं लगाना चाहिए। आप उसके ऊपर जिंक का कोटिंग कर लो, टीन का कोटिंग कर लो, निकल का कोटिंग कर लो, चल जाएगा। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। सोचना भी सीखो, सोचना भी है। सेकेंड, food cans are coated with tin, not zinc. Why? जो फूड केन्स होते हैं, आप देखो जो आप पेप्सी वगैरह पीते हो केन वाला, ठीक है, अंदर से वो जो होता है कोटिंग, वो किसका? वो टिन का कोटिंग होता है। तो चार ऑप्शन है, जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, एंड जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। यस, एकदम करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। जब हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। तो फूड कंटेंट कैसा होना चाहिए? अब जैसे हमने टिफिन वाला पढ़ा था, जो टिफिन की बात हमने की थी, टिफिन के ऊपर जो कोटिंग की जाती है किसकी? टिन और निकिल की कोटिंग की जाती है। क्यों? वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते, फूड को कंटेमिनेट नहीं करते। जिंक कंटेमिनेट कर सकता है क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव। थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन सॉरी, you must receive a tarnished copper vessels being cleaned with lemon. एक्सप्लेन वाई, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, एक्सप्लेन वाई, क्योंकि लेमन भी क्या है? आपका एसिड होता है। तो जो भी आपके कॉपर वेसल्स होते हैं, अगर उसके ऊपर ग्रीन लेयर आ जाए, हम उसको नींबू से साफ कर सकते हैं, बिकॉज लेमन हैज एसिड। चलो फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ एक अच्छा है। एक लेडी ने अपने ओल्ड डल गोल्ड बैंगल दिए एक सुनार को, गोल्ड स्मिथ को, भाई इनको चमका दो, पॉलिश कर दो। तो उसने पॉलिश तो किए, उसने क्या किया? गोल्ड स्मिथ ने इसको डिप किया, इसमें एक्वा रेज, इसने गोल्ड स्मिथ ने रेज किया, उसमें किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उसको डाल दिया। उससे क्या हुए? बैंगल्स तो एकदम नए बन गए, बट उनका वेट कम हो गया। कैन यू गेस द सॉल्यूशन एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपन? तो बताओ, ये जो गोल्ड स्मिथ था, ये डिसऑनेस्ट था या नहीं था? डिसऑनेस्ट था तो क्यों, और नहीं था तो क्यों नहीं था? एक लेडी अपने गहने लेके गई सुनार के पास कि भाई मेरे गहने चमका दो, तो उसने क्या किया? उसको सॉल्यूशन में डाल दिया और गहने चमक गए, पर क्या हुआ? उसका वेट कम हो गया। तो सही बात है, उसने उसको किस में डाला? एक्वारियम में। अब उसका वेट कम क्यों हो गया था? उसका वेट कम क्यों हो गया? क्योंकि कुछ गोल्ड पार्टिकल्स, गोल्ड का लेयर कहाँ चला गया? एक्वारियम में चला गया। यस, ऊपर की लेयर रिमूव हो गई। अब बताओ दुकानदार बेईमान है या नहीं? आपका क्या कहना है इसमें?
नहीं है बेईमान, नहीं है बेईमान। और कोई? नो सर, बिकॉज आफ्टर डिपिंग अवे द आउटलेट। देखो जो लोग कह रहे बेईमान नहीं है ना, तो थोड़ा सा बेईमान है। वो क्यों है? क्योंकि वो बाद में उसमें से गोल्ड रिकवर कर ले। सोचो अगर उसके पास दिन में ऐसे 10 कस्टमर भी आ जाए और महीने में उसके पास ऐसे 300 कस्टमर आ जाए जो अपने गोल्ड को ठीक करवाने आए हैं, तो क्या कर सकता है बाद में? वो एक्वायर एरिया से सारा गोल्ड रिकवर कर सकता है। ठीक है, इसलिए वो बेईमान है। अब उसको क्या बोलेगा लेडी को? भाई मैंने तो देखो आपको चमका के दे दिया है। बोलेगा मेरा गोल्ड कहाँ से? आप बोलते हो देखो उसमें गोल्ड है ही नहीं, क्योंकि एक्वायर एरिया में तो गोल्ड दिखाई देगा नहीं आपको। बट बाद में उसको क्या करेगा? उसको रिकवर कर लेगा। ठीक है, इसलिए गोल्ड स्मिथ कई बार बेईमान भी होते हैं। ठीक है जी, चलो कोई डाउट यहाँ तक? एनी डाउट टिल हियर? हाँ, रिकवरी प्रोसेस होता है बच्चे इसका। तो आपको सुनार नहीं बना ना अक्षता? हमने जब पढ़ा था ना तब लगता आप कहीं और चले गए थे। हमने मेटल्स का रिएक्शन पढ़ा था एसिड के साथ। हमने क्या पढ़ा था? राजा लोग अपना गोल्ड किस में डाल देते थे? एक्वारेजियम। तो जो सॉल्यूशन बनता था वो गोल्ड के साथ उसका सॉल्यूशन बनता था। बाद में उसको वापस गोल्ड में कन्वर्ट किया जाता है ना। तो जो उस दिन का लेक्चर उसको आप ध्यान से सुनना। बस। चलो, अब हम एलॉयज पढ़ते हैं। अभी हमने देखो क्या देखा था कि जो मेटल्स होते हैं अगर हम उसको प्योर फॉर्म में यूज करें तो उनके ऊपर उनका कोरोजन होने का चांस होता है। ठीक है, क्योंकि रिएक्टिव है। हमको देखो अपनी डे टू डे लाइफ में मेटल्स यूज करते हैं, क्यों भाई? मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, स्ट्रेंथ भी है, हार्डनेस भी है ना। अपीयरेंस भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में मेटल्स को यूज करते हैं। अब क्या होता है, मेटल को यूज तो करते हैं पर ऑक्सीजन की वजह से, वाटर की वजह से, एसिड की वजह से उनका कोरोड होने का खतरा हमेशा बना रहता है। अब क्या किया जाता है कि भाई हमको उनका सेम स्ट्रेंथ ही मेंटेन करना है, सेम उनकी प्रॉपर्टीज भी यूज करनी है। तो क्या किया जाता है, इन्हीं मेटल्स को दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाता है। इन्हीं मेटल्स को दूसरे मेटल के साथ मिक्स कर दिया जाता है। जब दो या दो से ज्यादा मेटल को आप मिक्स करते हो उसको बोलते हैं एलोएस। इसमें केवल मेटल मिक्स होते हैं, याद रखना। ठीक है, मेटल्स को आप मेटल से मिक्स करते हो इसको क्या बोलते हैं? एलोएस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे एलोएस हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट है एल्यूमिनियम मेटल का। आप कभी देखो ये बहुत हल्का होता है बट ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आप एल्यूमिनियम के तार को आप तोड़ सकते हो, 2-3 बार ऊपर नीचे करो, ऊपर नीचे करोगे वो तार आपका टूट जाता है। इसका मतलब लाइट वेट तो रहता है बट कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग नहीं होता। बट इसी एल्यूमिनियम को जब आप कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ मिक्स कर देते हो मोल्टन स्टेट में, तो इसका नाम क्या रहता है? डुरालिन। ठीक है, डुरालुमिन। इसको नाम को आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका एलॉय बनता है ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इसका स्ट्रेंथ सिंपल मेटल से काफी अच्छा होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मेटल्स को एलॉयज में चेंज कर देते हैं। केमिस्ट्री। तो मेटल्स आप किसमें चेंज कर देते हो? एलॉयज में चेंज कर देते हो। तो अब आपका एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी क्या था कि ये लाइट था, तो लाइट का प्रॉपर्टी मेंटेन करके रखता है। पर एल्यूमिनियम में जो स्ट्रेंथ नहीं था ना, तो कॉपर की वजह से, मैग्नीशियम की वजह से उसमें स्ट्रेंथ आ जाता है। इसलिए आप जो देखते हो एयरक्राफ्ट का जो बॉडीज होता है वो एल्यूमिनियम का दिखता है, पर किसका बना होता है? डुरामिन का बना होता है। आपके जो स्पेस सैटेलाइट्स होते हैं, किचन वेयर्स होते हैं, प्रेशर कुकर्स होते हैं, ये चलो प्योर एल्यूमिनियम के नहीं होते, ये इस एलॉय के होते हैं, डुरामिन के। ठीक है, ऐसी सेकंड एल्यूमिनियम कोड भी आप यूज कर सकते हो। एल्यूमिनियम लाइट तो है बट इतना हार्ड नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मतलब हार्ड नहीं है। उसको हार्ड करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको अगर केवल मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करते हैं, केवल मैग्नीशियम के साथ, उसको कहते हैं मैग्नालिम। उसको कहते हैं मैग्नालिम। ये लाइट तो होता है पर हार्ड भी होता है। ठीक है, तो सेम चीज इसको आप कहाँ यूज करते हो? बैलेंस बीम बनाने के लिए या लाइट इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। तो मेटल्स को हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, हम उसको किस फॉर्म में यूज करते हैं? एलॉयज की फॉर्म में यूज करते हैं। तो एल्यूमिनियम के दो एलॉयज हो गए, डुरालिन और मैग्नालिन। ठीक है, इससे क्या होता है? उसकी प्रॉपर्टी का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। एल्यूमिनियम अपना प्रॉपर्टी मेंटेन रखता है, कौन सा? लाइट वाला, लाइट वेट वाला।
बट उस पर एडिशनल प्रॉपर्टी कौन सी जुड़ी जाती है, अब वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अब वो हार्ड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं एलॉयज हैज प्रॉपर्टी विच आर डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। मतलब उससे क्या होता है, ये और अच्छी प्रॉपर्टी गेन कर लेता है, अपनी लेस प्रॉपर्टी लूज नहीं करता पर अपनी अच्छी प्रॉपर्टी गेन कर लेता है। कुछ एलॉयज में आप कार्बन भी यूज करते हैं, कुछ एलॉयज में, ठीक है, हर एक में यूज नहीं करते, कुछ एलॉयज में आप यूज करते हो। कहाँ पर यूज करते हो, आयरन के साथ। तो आयरन के दो एलॉयज होते हैं, एक होता है स्टील, दूसरा होता है स्टेनलेस स्टील। हम नॉर्मली सुनते हैं सिर्फ स्टील, तो स्टील भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टील, दूसरा होता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अगर आपका जो प्योर आयरन होता है ये सॉफ्ट होता है और ये स्ट्रेचेबल भी होता है। मैंने कभी सुना कि ये स्ट्रेचेबल है, ठीक है, जब हीट करते हो बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, अगर आप इसमें थोड़ा सा कार्बन मिक्स कर दो, कार्बन मतलब कोक, आप यूज करते हो कोक, कोयला, ठीक है, अगर आप इस आयरन में थोड़ा कोयला मिक्स कर दो, ये रेशियो है 0.1% टू 1.5%, व्हेन इट मिक्स विद आयरन इट इज नोन एज स्टील। तो कभी स्टील और स्टेनलेस स्टील में कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। तो स्टील क्या होता है, आयरन प्लस कोक, क्या बन जाता है आपका, स्टील बन जाता है। कितना परसेंटेज, 0.1 से लेके 1.55%। अब जो स्टील बना ये बहुत हार्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये रस्ट भी नहीं करता। जितना आयरन जितनी जल्दी रस्ट करता है उतना ये स्टील उतना रस्टिंग नहीं करता। ठीक है, अब इसकी अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, प्रॉपर्टी बढ़ानी है, तो आप इसका परसेंटेज ऑफ कार्बन आप चेंज कर सकते हैं। जिसने मैंने कहा ना 0.1 से लेके 1.5% तक करता है। ठीक है, तो आप इसका अगर परसेंटेज बढ़ाते जाओगे कार्बन के साथ, ये उतना और हार्ड और टफ बनता जाएगा। तो स्टील यूज फॉर मेकिंग नेल्स, स्क्रूज, ग्राइंडर्स, ब्रिजेस, रेलवे लाइंस। कंस्ट्रक्शन की जो बिल्डिंग्स होती है उसमें भी हम इसको यूज करते हैं, बिल्डिंग्स में, शिप्स में ये यूज होता है, स्टील यूज होता है। और इसी आयरन को जब आप क्रोमियम और निकल के साथ जब कंबाइन करते हैं उसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है। यहाँ पर आप Fe कंबाइन हो रहा है इसके साथ क्रोमियम प्लस निकल, आपका क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील, विच इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग, टफ, और ये तो रस्ट होता ही नहीं। इसलिए आप देखो घर के कई सारे बर्तन आपके एसएस के आपको मिलेंगे स्टेनलेस स्टील। क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट, कोई शक किसी को, एनी डाउट टिल हियर? चलो गुड। एलॉय की प्रिपरेशन कैसे होती है, एलॉय प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वेरियस मेटल्स इन देयर मोल्टन स्टेट इन द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शंस। तो जैसे जैसे पोर्शन चेंज होता है, प्रोपोर्शन चेंज होगा, आपका उसका क्वालिटी भी वेरी कर सकता है। तो जो प्रोपोर्शन यहाँ पर बताया हमको प्रोपोर्शन भी कई बार याद रखना है। हम क्या करते हैं, उसको मोल्टन स्टेट में मिक्स करते हैं और बाद में उसको कूल कर देते हैं रूम टेम्परेचर। तो जो आपको मिलता है क्या बन जाता है, एलॉय बनता है। अगर आपको एक मेटल और नॉन मेटल का एलॉय रेडी करना है तो पहले आपको मेटल को क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा, और उसमें आप क्या कर दोगे, उसमें आप नॉन मेटल मिक्स कर दोगे। एक सेकंड रुको। हाँ बोल, हाँ जी। यस बच्चों, ओके। उसके बाद ये हम कहाँ पर थे, एलओएस की प्रॉपर्टीज। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एलओएस आर स्ट्रॉन्गर देन मेटल। जिस मेटल से बनते हैं उनसे स्ट्रॉन्गर होते हैं, उनसे हार्डर होते हैं, मोर रेजिस्टेंस टू द कोरोजन है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी लो होती है एज कम्पेयर टू
प्योर मेटल्स। ठीक है, तो कई सारे एलॉयज हम जानते हैं, डुरालियम, डुरालियम, मैग्नीशियम, स्टेनलेस स्टील और स्टील। अभी हम पढ़ेंगे ब्रॉन्ज, सोल्जर एंड अमलगम, ये चार और होते हैं। ठीक है, अब जो ब्रास होता है वो किसका एलॉय होता है? कॉपर और जिंक का। अब इसमें कॉपर कितना होता है? 80% और 20% आपका जिंक होता है। ब्रास इज मोर मेलेबल एंड मोर स्ट्रॉन्ग देन कॉपर। ब्रास ज्यादा मेलेबल होता है और स्ट्रॉन्ग होता है किससे? कॉपर से। इट कलर इज ऑल्सो मोर गोल्डन। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है? गोल्डन जैसा होता है। तो ब्रास इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, screw, nut, bolt, wires, tube, scientific instrument like microscope and ornaments. Brass is also used for making vessels like flower vases and fittings. ये काफी कलरफुल रहता है। अगर आप ब्रास किसका मिलकर बना होता है? कॉपर एंड जिंक। कॉपर 80%, जिंक 20%। ये रेशियोज आपको याद रखने। कभी कभी एक नंबर में पूछे आप कि ये किस पर्टिकुलर मेटल्स का एलॉय है। सेकंड आपका ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज भी एलॉय है किसका? कॉपर और टिन। तो देखो, आपके आयरन के दो थे, स्टील और स्टेनलेस स्टील। आपके एल्युमिनियम के भी दो थे, डुरालियम और मैग्नीशियम। उसी तरह आपके कॉपर के भी दो हो गए, ब्रास और ब्रॉन्ज। तो जो सेकंड होता है ब्रॉन्ज, वो कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। इसमें कॉपर 90% और टिन केवल 10%। ये भी बड़ा टफ होता है, हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है। ये भी कहाँ पर यूज होता है? कॉइन्स, स्टेच्यूज, मेडल्स जो आपको स्पोर्ट्स मिलते हैं, शिप प्रोपेलर्स, वहां पर यूज होते हैं। इसकी कंडक्टिविटी कम होती है एलॉयज की वजह से ना, ये आपको मैंने बता दिया है। थर्ड आपका होता है सोल्डर। आप कभी घर दुकान पे जाते हो किसी इलेक्ट्रिकल शॉप पे, अगर आपका जैसे ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें कोई वायरिंग निकल जाए, आप उनके पास जाते हो वायरिंग करवाने के लिए, सोल्जरिंग करवाने के लिए जाते हो ना। तो जो शोल्डर वायर होता है, जो वायर होता है जिसके थ्रू वेल्डिंग करता है, दोनों पॉइंट्स को जोड़ता है, उसको हम कहते हैं सोल्डर। ये किसका बना होता है? ये लेड और टिन का बना होता है। तो देखो, टिन के भी दो एलॉय हो गए, एक तो इसका हो गया ब्रॉन्ज और एक इसका हो गया सोल्जर का। दोनों में देखो टिन यूज होता है। ठीक है, दोनों का रेशियो सेम होता है, 50% लेड और 50% आपका टिन होता है। ठीक है, इट दिस एलॉय हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इट इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस। इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स को आपस में ज्वाइनिंग करते हो आप छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स में, उसको हम क्या कहते हैं? सोल्जरिंग करना, वेल्डिंग करना। उसके बाद आपका अमलगम। अमलगम किसका है? मरकरी मेटल का। ठीक है, मरकरी मेटल को जब एक या दो मेटल से मिला तो उसको क्या बोलते हैं? अमलगम। ठीक है, तो एक सोडियम मेटल इन लिक्विड मरकरी इज कॉल्ड एज सोडियम अमलगम। सो क्या कहते हैं? सोडियम अमलगम। ठीक है, आप इसको मरकरी को आप सिल्वर के साथ भी मिला सकते हो, टिन के साथ भी मिला सकते हो, जिंक के साथ भी मिला सकते हो। आप इसको अलग अलग जगह मेटल के साथ मिला सकते हो। ये मल्टी मल्टी मेटल्स वाला होता है अमलगम। अमलगम मतलब एक तरह से कई चीजों का मिक्सचर। ये कहाँ पर यूज होता है? टीथ फिलिंग में इसको यूज किया जाता है, जब आपके दांत खराब हो जाते हैं। गोल्ड। ठीक है, हम सब जानते हैं जो प्योर गोल्ड होता है ये सॉफ्ट होता है, जिसको 24 कैरेट का गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, आप दुकानदार के पास जाते बोलते भाई मेरे को सोने की चेन बनवानी है, तो आपको कभी भी 24 कैरेट गोल्ड का चेन नहीं बना के देता। क्यों? ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, ये टूट जाता है। तो नॉर्मली आप देखो, आप गोल्ड की चेन आपकी जल्दी नहीं टूटती। तो क्या किया जाता है? इसको सिल्वर या कॉपर के साथ मिक्स किया जाता है। ये गोल्ड कॉपर या सिल्वर के साथ मिक्स किया जाता है। तो दुकानदार आपसे हेरी फेरी कर सकता है, आप उससे ज्यादा प्राइस का बार्गेनिंग करोगे, उसमें कॉपर मिला के देगा, है ना, वो आपको सिल्वर मिला देगा, आपको पता ही लगेगा। क्यों? परसेंटेज बहुत कम होता है। जो हमको गोल्ड ऑर्नामेंट मिलते हैं इंडिया में, ठीक है, अगर आप उससे बात करो भाई 22 कैरेट का गोल्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? उसमें 22 पार्ट गोल्ड है और 2 पार्ट या तो सिल्वर है या कॉपर। तो दुकानदार यहाँ पर चालाकी आपसे कर सकता है, क्योंकि गोल्ड 22 पर मिले। एक तरह से आप देखो 80%, 80% से भी ज्यादा होगा ना, आई थिंक 90% से भी ज्यादा है। तो 22 कैरेट गोल्ड है और केवल आपका 2%, 2 कैरेट आपका सिल्वर कॉपर। तो यहाँ पर उसको पैसा बचाने का चांस होता है, क्योंकि कॉपर सस्ता होता है, सिल्वर तो बहुत महंगा होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो यहाँ पर वो बार्गेन आपसे मतलब आपसे साथ धोखाबाजी कर सकता है। लास्ट आपका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कुतुब मीनार का। ठीक है, कुतुब मीनार किसका बना है? सॉरी, कुतुब मीनार नहीं, ये एक आयरन पिलर है कुतुब मीनार के पास में। ये किसका बना है? रोट आयरन, इसमें लो कार्बन स्टील होता है। ये कब बना था? 400 BC के आसपास। ठीक है, 400 BC के आसपास। इसकी खासियत क्या क्या है? ठीक है,
इसके ऊपर कभी रस्टिंग नहीं होता। कितने साल हो गए? लगभग 1000 ऑफ ईयर्स, 2000 साल तो हो गया, लगभग 2000 साल से ऊपर हो गया। इतने साल तो इसको हो गए, आज तक इसको रस्टिंग नहीं हुआ। और बहुत बड़ा है, 8 मीटर हाई है और 600 kg का है। तो ये इंडियन एंशियंट मेटलर्जी की खासियत है। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार इंडियंस के पास समझ नहीं है, उनके पास नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आप उनको कभी ये दिखा देना हमारा आयरन, तो बोला मेटलर्जी में हम तुम्हारे बाप के बाप हैं, है ना। कि जो बना था 2000 साल पहले, आप किसी का भी उठा के देख लेना, उनका इतना एंशियंट कोई भी नहीं होगा। अब तो हमारे इंडियंस को हर चीज का टेक्नोलॉजी पता है। ठीक है जी, चलो जी, ये चैप्टर यहाँ पर ओवर होता है। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई शक है तो आप पूछ सकते हैं। नो डाउट, नो शक। ठीक है, चलो जी, फिर आगे हम कल मिलेंगे। कल मोस्टली मेरा क्लास रहेगा, कल अवनीश सर का क्लास नहीं रहेगा। कल अवनीश सर के बच्चे का बर्थडे है, तो कल वो शाम को पार्टी देंगे मुझे, इसलिए कल सर की छुट्टी रहेगी। तो मैं आप लोगों को मोस्टली हिस्ट्री लूंगा आपका, जो सर